So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the last chapter of organic chemistry, that is the hydrocarbons. This carries 10 marks, so from this unit you will also expect a long answer type question. So let's directly start with question number first. Question number first is that how many chain isomers are possible for this is just your hexane, heptane, octane, nonane, right, and decane, right. इनके आपको बताने हैं चैन आइसोमर्स. बहुत ही ईजी है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है. एक्चुअली याद रखने की बात है यहाँ पे. तो देख लेते हैं इसको. यहाँ पे जो आपका पहला है दैट्स योर हेक्सेन, इसके चैन आइसोमर्स 5 बन सकते हैं, राइट, 5 जो मैंने यहाँ पे दिखाए भी हैं. एक्चुअली ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. बाकी ये जो है 1 मार्क क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसी वक्त. कोई भी इनमें से अल्केन आपको दिया जाएगा और आपको बताना है कि कितने चैन आइसोमर्स पॉसिबल है. तो आप याद रखेंगे जो ये आपका हेप्टेन है इसके 9 चैन आइसोमर्स बन सकते हैं, राइट. और जो आपका ये ऑक्टेन है इसके बनते हैं 18, राइट. और उसके बाद जो ये नोनेन है इसके 35 बनते हैं चैन आइसोमर्स. और उसके बाद जो डेकेन है 75. ये आपके टेक्स्ट पे भी दिया गया है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. पर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ योर हेक्सेन. हेक्सेन के 5 चैन आइसोमर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं. ये है स्ट्रेट चैन है ना, यहाँ पे एक ब्रांच है, फिर मिथाइल. ये एक्चुअली क्या है आपका, ये है एन हेक्सेन है ना, आपको नाम आना चाहिए देना. एन हेक्सेन है ये आपका, ठीक है, या हेक्सेन सिंपली आप इसको बताएंगे. और ये जो है दिस इज जस्ट योर, जब आप नंबरिंग करेंगे तो सो इट्स 2 मिथाइल पेंटेन है ना. और ये क्या है, ये है आपका 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है. और उसके बाद ये जो है इसको हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 एंड 4. सो इट इज़ जस्ट योर 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. और ये जो आपका है इट इज़ जस्ट योर 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन. तो ये सभी इसके ऑल पॉसिबल चैन आइसोमर्स हैं हेक्सेन के. तो ये आपको आने चाहिए ड्रा करना, ठीक है. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. और इनके आईयूपीसी नेम भी आना चाहिए, मैंने बताया इनका आईयूपीसी नेम, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये आपका एन हेक्सेन है, मतलब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है. यहाँ पे एक ब्रांच आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप 2 ब्रांच देख सकते हैं. अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट ब्रांचिंग की वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है. तो आप सिंपली याद रखेंगे दैट बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी अल्केन्स के अंदर, अल्कीन्स के अंदर या अल्काइन्स के अंदर, ये हर एक जगह एप्लीकेबल है, राइट. ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज होता है. इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. जितने ब्रांचेस किसी भी हाइड्रोकार्बन में ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. अब नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो आपका कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, किसी वक्त पूछा जा सकता है. ये जो कार्बन है इट्स अटैच्ड टू वन अदर कार्बन, तो ये आपका है 1 डिग्री कार्बन है ना. और ये जो कार्बन यहाँ पे है दिस इज जस्ट योर 2 डिग्री कार्बन बिकॉज इट्स अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स. और ये जो कार्बन यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसको मैंने नंबर 3 दिया है, ये आपका है 3 डिग्री कार्बन. यहाँ पे आ जाओ, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं इट्स अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, तो ये आपका है क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है. तो आपके लिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इन सभी मॉलिक्यूल्स में आप मुझे बताएंगे किस में कितने प्राइमरी कार्बन है, किस में कितने सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं और किस में कितने टर्शियरी कार्बन एटम्स हैं. वो मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है ना. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये आपको पढ़ना है अल्कीन्स का, ठीक है. अल्कीन्स जो है उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वो दिखाते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा दिखाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो देख लो ये जो आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पहले क्या होना चाहिए. इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. नेसेसरी कंडीशन जो है दैट इज नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है. तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अल्कीन्स में है. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो अल्कीन्स में है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना. तो जहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, ठीक है. दूसरी जो नेसेसरी कंडीशन वो ये है दैट जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है इन पे दोनों जो एटम्स है वो डिफरेंट होने चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स है, लेट्स से यहाँ पे वाई है, ठीक है. अब यहाँ पे भी जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इस पे भी दोनों एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल वाई एंड एक्स,
अब इसको हम क्या बताएंगे, यहाँ पे जो ये है, लेट्स से दिस इज एनी एटम y और यहाँ पे भी y है, सो द टू सिमिलर एटम्स दे आर ऑन द सेम साइड, सो इसको हम बताएंगे सिस। और ट्रांस फिर कब बताएंगे, अगर आपके पास यही है, यहाँ पे लेट्स से y है और यहाँ पे x है, ठीक है। उसके बाद दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे लेट्स से y है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जो दो सिमिलर एटम्स है या ग्रुप्स भी हो सकते हैं, अगर ये अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड तो इसको हम ट्रांस कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस राइट। तो बहुत ही इजी है। अब देख लो यहाँ पे आपको बताना है क्या ये फर्स्ट दिखाएगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सो आंसर विल बी नो, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बताओ क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दिस वन, इस पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो मिथाइल दोनों क्या है, सिमिलर ग्रुप्स है ना, ये तो डिफरेंट होने चाहिए ना, मैंने बताया ना दो नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए जो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो अल्कीन आपका है ये नहीं दिखाएगा, जो दूसरा कार्बन है उस पर तो डिफरेंट ग्रुप्स है, पर जो ये कार्बन है इस पे दो सिमिलर ग्रुप्स हैं तो ये नहीं दिखाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी नहीं दिखाएगा, बताओ क्यों, इजी है ना, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पे दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स है ना, इट इज जस्ट लाइक दिस, ये कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन और इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स, ऐसे आप दिखा सकते हैं राइट। तो दोनों सिमिलर है तो ये नहीं दिखाएगा राइट। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है बताओ ये दिखा सकता है राइट, ये दिखाएगा है ना, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और इस पे दोनों एटम्स या ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो कार्बन आपका है इस पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है, ठीक है, CH3, और नेक्स्ट जो है उस पर भी हाइड्रोजन है और दूसरा है C6H5 है ना, फिनाइल रिंग C6H5। तो देख लो इस वाले को हम क्या बताएंगे, व्हेन द टू सिमिलर एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इट इज जस्ट योर सिस आइसोमर, ठीक है। तो आना चाहिए ऐसे आपको। अब जो फोर्थ वन पार्ट है क्या ये दिखाएगा, तो इसका आंसर होगा यस, ये भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स आप देख सकते हैं। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है, और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है एक क्लोरीन है और दूसरा मिथाइल है, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स से ये जो आपके दो अल्कीन्स है ये, ठीक है ना, ये आपके टेक्स्ट पे दिया गया एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है जो मैंने ये लिखा यहाँ पे पर्पल कलर में। तो ये आपका है हेक्स-2-ईन है ना, इसका नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ हेक्स-2-ईन, हेक्सीन है ये आपका, ठीक है ना, हेक्स-2-ईन। तो ये जो इसका है यहाँ पे आप देख सकते हैं द टू हाइड्रोजन एटम्स दे आर ऑन द सेम साइड, तो ये आपका क्या है, ये आपका सिस है ना, ये आपका सिस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द टू हाइड्रोजन एटम्स इन दिस हेक्स-2-ईन दे आर ऑन द अपोजिट साइड, सो इट इज़ जस्ट योर ट्रांस। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो इनका बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप याद रखेंगे हमेशा सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, ट्रांस से। इसको आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दूसरा जो है, अगर आपको पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट है ना, अगर आपको पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, DM से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको म्यू से दिखाया जाता है एक्चुअली। डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट भी आप याद रखेंगे सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, है ना, सिस का ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा किससे, ट्रांस से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक अल्कीन आपको दिखा रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, ये है C डबल बॉन्ड C, लेट्स से यहाँ पे आपका H है, ठीक है, और यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे आपका Cl है, ठीक है, और यहाँ पे H है, ये है ट्रांस अल्कीन, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है आपका वो 0 होगा, ट्रांस है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायपोल जो मोमेंट है उसका डायरेक्शन जो है दैट इज जस्ट लाइक दिस टुवर्ड्स द क्लोरीन है ना, ऐसे हम दिखाते हैं, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है राइट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हम दिखाते हैं, जो एरो है हेड का ये हम दिखाते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। तो क्लोरीन जो है नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी। तो ये इस डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स म्यू जो है इट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज वाई ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट है वो कम होता है सिस से, इस बात को याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बता दो, तो देख लो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसका अपोजिट होता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे ट्रांस आइसोमर का ज़्यादा होता है सिस से, ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ट्रांस के अंदर पैकिंग क्लोज होती है, तो दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस।
तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट इज डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और अरीन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और समझेंगे भी साथ में। देखो बेंजीन है, इसको हम क्लोरिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ हम इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिविस कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, लिविस एसिड दैट इज FeCl3, या हम यूज़ कर सकते हैं ElCl3, एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड। किसी वक्त ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या क्लोरिनेशन के दौरान कौन सा लिविस एसिड यूज़ किया जाता है, तो एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड दैट इज FeCl3, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपली यहाँ पे जो ये बेंजीन है इसके ऊपर जो यहाँ पे H है कार्बन के साथ, वो रिप्लेस होगा बाय क्लोरीन एटम, और दूसरा क्लोरीन और ये H बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट ये है दैट क्लोरिनेशन के दौरान कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एक्चुअली जनरेट होता है। जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है क्लोरिनेशन के दौरान दैट इज Cl पॉजिटिव, और इसको क्या कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, इसको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप पूरा मैकेनिज्म याद नहीं रखेंगे, बस शॉर्ट में रिएक्शन को याद रखेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना, कौन सा यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं और कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप मैकेनिज्म भी याद रख सकते हैं तो देखो पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे Cl पॉजिटिव जनरेट हो गया। ठीक है, और यही Cl पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, और वहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जिसको हम एरीनियम आयन भी कहते हैं, एरीनियम आयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एरीनियम आयन जो है वो बनता है यहाँ पे, वो यहाँ पे बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल के बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, एज बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज योर NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव को क्या नाम देंगे हम, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है नाइट्रोनियम आयन। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जो है इट इज़ द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इन दिस नाइट्रेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन कैसे किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया जाता है, यहाँ पे कोई नाइट्रिक एसिड हम नहीं लेंगे सल्फोनेशन के दौरान। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है एक्चुअली फ्यूमिंग। देखो फ्यूमिंग किसको कहा जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग का मतलब है जिसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब SO3 यहाँ पे ऐड होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान, सल्फोनेशन के दौरान जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है उसको आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज योर सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये मैंने MCQs में भी बताया है, MCQs वो आप देख लेना, 100 MCQ मैंने दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन A के लिए। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखो यहाँ पे सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये ओनली है SO3, क्योंकि ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका है वो सो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसको सल्फर को बनाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है क्लास में, बस अभी शॉर्ट में याद रखो। नेक्स्ट जो है दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। देखो क्या किया जाता है, बेंजीन इसको ट्रीट किया जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे मिथाइल क्लोराइड है यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड, जो आपका लिविस एसिड है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉलिन बनेगा, जिसको आप मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज योर CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो लिविस कैटलिस्ट जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसका यही काम होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। तो मिथाइल कार्बोकैटायन यहाँ पे आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, जो फिर बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, एरीनियम आयन बनता है, और फाइनली फिर प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव वो रिमूव होकर फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है, यहाँ पे टॉलिन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन रिएक्शन, दैट इज योर फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, एक है अल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जो है उसके साथ ट्रीट करते हैं बेंजीन को, तो यहाँ पे बन जाएगा एसिटोफिनोन, है ना, ये एरोमेटिक कीटोन है। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है उसको याद रखना है। एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल जो आपका यहाँ पे है दैट इज जस्ट दिस वन एसाइल कैटायन, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये हमने
पढ़े हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। और नेक्स्ट आप फिर एक और रिएक्शन याद रख सकते हैं, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन। देखो बेंजोइलेशन जो है उसमें क्या याद रखना है, यहाँ पे सिंपली ये जो CH3 है बस इसको रिप्लेस करना है C6H5 से। C6H5 फिनाइल ग्रुप है ना, उसके बाद सेम दैट इज C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे Cl। बाकी प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, यहाँ पे ये CH3 था और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेंजोइलेशन में C6H5, तो ये था एसिटोफिनोन, वहाँ पे बन जाएगा बेंजोफिनोन। उसका नाम जो है बेंजोफिनोन, मतलब जब CH3 के बदले क्या होगा C6H5, तब इसको पढ़ेंगे हम बेंजोफिनोन। तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन या हॉट्स जो है कैसे पूछा जा सकता है। किसी वक्त क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि बेंजीन जो है ये दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये इजीली दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट व्हाई नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं दिखाता है? देखो बेंजीन जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है SN रिएक्शन बेंजीन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल जो आपका होता है नेगेटिवली चार्जड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बेंजीन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ तो रिपल्शन होगा। सो दैट इज वाई आप याद रखेंगे दैट बेंजीन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो तो वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। सो दैट्स वाई बेंजीन विल नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है कि अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये जो Cl2 है यहाँ पे बना क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे बना क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, ठीक है, लीविस एसिड दैट्स FeCl3। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका एक्सेस में होगा, इफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज इन एक्सेस, तब फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं Cl2 जो है एक्सेस में है, 6 मोल्स है यहाँ पे इसके, ठीक है। बेंजीन को हमने ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन, बट इट इज़ इन एक्सेस। जब एक्सेस में होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएजेंट, तब क्या होता है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे बन जाएगा दिस वन प्रोडक्ट दैट इज़ योर हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसको नोट डाउन करेंगे, इट इज़ योर हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरीन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है डार्क में होती है, ठीक है, डार्क और कूल्ड, ठीक है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे हम बेंजीन को क्लोरिनेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन, ठीक है, एट 500 केल्विन हाई टेम्परेचर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब UV रेडिएशन जब होती है तब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो ये तो बेंजीन नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, इसको देख लेना, ये साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड्स थे 3, है ना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है। पर इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन से इसको हमने प्रिपेयर किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, नहीं, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये हर एक कार्बन के साथ जो है एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, जो मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम नहीं दिखाते हैं हाइड्रोजन एटम्स को, राइट। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इट इज़ आल्सो नोन एज गैमेक्सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। गैमेक्सेन जो है इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, जैसे DDT है। इट इज़ आल्सो नोन एज, का ब्रांड नेम जो है लिंडेन भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या पूछी जा सकती है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज कैटलिस्ट। देखो तब क्या बनता है, पहले यहाँ पे बनता है सक्सेनिक, ये मैलिक एसिड बनेगा यहाँ पे, है ना, इसको आप लिखेंगे दिस इज़ योर मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड जो है अगर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा -H2O, और ये बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है फाइनल, दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ बेंजीन जो है अगर इसके हम करवाएंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कैसे की जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की अगर हम बात करेंगे, देन वी जस्ट डू रिडक्शन आफ्टर ओजोनोल, ठीक है, पहले ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, ओजोनाइड बनता है, उसके बाद जिंक एंड सॉल्वेंट वाटर, यहाँ पे रिडक्शन होगा, इसको हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखो
क्या मैंने आपको बताया, शॉर्ट में याद रखना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन देना है। इसको भी क्या देंगे, ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे, एक डबल बॉन्डेड कार्बन को भी ऑक्सीजन देंगे और दूसरे को भी, है ना, यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे। तो फाइनली जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट विल बी ग्लाइऑक्सल, दैट इज जस्ट लाइक दिस CHO, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO, इसको हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं। ग्लाइऑक्सल, इसका आईयूपीएसी नेम भी हमने सीखा है, दैट इज ईथेन 1,2 डाइल, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे, 3, ठीक है। तो ये आना चाहिए। ओजोनोलिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, उसको आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओजोनोलिसिस जो है उसके रिएक्शन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है ओजोनोलिसिस पे जो क्वेश्चन है, दैट इज एन अल्कीन ए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3,1, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए। ये क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, तो आपको बताना है कि कौन सा अल्कीन ए कौन सा होगा जिसको जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हैं, देखो पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे ओजोनोलिसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी अल्कीन हम लेते हैं, लेट्स से ये आपका अल्कीन है, ठीक है। तो जब भी आपको ओजोनोलिसिस दिया जाता है तो ऐसी रिएक्शन दी गई होगी, ओजोन दिखाया गया होगा और दूसरे स्टेप में दिखाया गया होगा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, जैसे ओजोन जो है इस वक्त हम कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो देखो शॉर्ट में याद रखो, यहाँ पे पहले ओजोनाइड बनता है, वो तो मैकेनिज्म है, पर आपको मैकेनिज्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस सिंपली डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को भी एक ऑक्सीजन देंगे और इस डबल बॉन्डेड कार्बन को भी एक ऑक्सीजन देंगे। तो यहाँ पे फिर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ जस्ट योर कीटोन, है ना, एसीटोन बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन के। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये है ओजोनोलिसिस। अब देखो जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको दिया गया है दैट एक बनता है आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो है दैट इज दिस वन, दैट इज CH3CHO। उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, CH3CHO, ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड जिसको आप इथेनॉल भी कहते हैं, ये आपको दिया गया था, ठीक है। एक अल्कीन है जिसको हम ओजोनोलिसिस करते हैं, आफ्टर ओजोनोलिसिस वी गेट द इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, एंड वी आल्सो गेट द दूसरा क्या दिया गया था, प्रोपेन 3,1, ठीक है, प्रोपेनून। तो उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक साइड में CH2 CH3 होगा, ठीक है, और दूसरे साइड में भी क्या होगा, CH2 एंड CH3, यही है ना। 1 2 3 4 5, यस, 1 2 3 4 5, हाँ। दूसरा आपका क्या दिया गया था, इसको फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ, यस, इट इज़ गिवन एज पेंटेन 3,1, है ना, पेंटेनून, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे कार्बन नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना, तीसरे कार्बन पे है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे आपका अल्कीन क्या होगा, सिंपली इसको कैसे याद रखेंगे, बस यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ये जो O2 है इसको बाहर निकालना है। देखो यहाँ पे क्या किया था, 2 ऑक्सीजन एटम्स आपने ऐड किए, यहाँ पे रिमूव कर दो, आपका अल्कीन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली ऐसे लिखेंगे दैट इज CH3, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड देन C। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH2 एंड CH3, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है CH2 एंड CH3। तो बता दो ये जो आपका अल्कीन है ये आपका अल्कीन E होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर इसका इंपॉर्टेंट है IUPAC नेम, ज़रा बताओ कैसे देंगे इसका नाम, है ना। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, उसके बाद 4 एंड 5। तो दैट मीन्स 3 पे क्या है, इथाइल है, तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल पेंटुईन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नाम, दैट इज़ 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, उसके बाद पेंटुईन, पेंटुईन, ठीक है ना, 3 इथाइल पेंटुईन। पहला जो ये है लेटर इसको कैपिटल लिखना चाहिए, 3 इथाइल पेंटुईन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, इसका मुझे आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखो अगर आपके पास अल्कीन ए है और इसकी आप ओजोनोलिसिस करते हैं और वहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज़ योर प्रोपेनॉल, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज़ पेंटेन 3,1 जो ऊपर दिया गया था, है ना, पेंटेन 3,1। तो आपको बताना है कि ये जो ए अल्कीन है ये कौन सा होगा, है ना, बता सकते हैं ना आप, इजी है, आप इजीली इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब अगर किसी वक्त आपको अल्काइन दिया जाता है, लेट्स से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, ये अल्काइन है ना, अगर इसकी ओजोनोलिसिस आपको किसी वक्त एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए, है ना।
क्या करना है यहाँ पे मैंने बता दिया दैट यू हैव टू सिंपली गिव टू ऑक्सीजन एटम्स, है ना। डबल बॉन्ड जो है, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अब 2 बॉन्ड्स को आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको भी एक ऑक्सीजन देंगे और इसको भी क्या देंगे, एक ऑक्सीजन। फिर क्या बन जाएगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, दैट इज CH3 C। देखो इसको हमने एक ऑक्सीजन दे दिया, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, है ना, 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और उसके बाद इसको भी एक ऑक्सीजन दे दिया और यहाँ पे H है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका IUPAC नाम आना चाहिए हर एक को। देखो यहाँ पे अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अल्डिहाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नाम जो लिखेंगे दैट इज 2-ऑक्सो, है ना, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे 2-ऑक्सो, उसके बाद प्रोपेनॉल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ओजोनोलिसिस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। देखो कौन सा सिस्टम आपका एरोमेटिक हो सकता है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, और कुछ सिस्टम्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो एरोमेटिक क्यों नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। देखो आपको सिंपली याद रखना है, एरोमेटिसिटी जो है ये हम कैसे बताते हैं, कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ हकल्स रूल। तो हकल्स रूल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हर एक को आना चाहिए। हकल्स रूल से हम बता सकते हैं। तो क्या क्या है नेसेसरी कंडीशन। नंबर फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन जो है दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किसी भी सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा वो कितने होते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब n का वैल्यू 0 होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर n का वैल्यू 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अगर 3 है तो कितने आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है हक्कल नंबर्स, और जो हक्कल नंबर फॉलो करेगा वो आपका होगा एरोमेटिक। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है दैट प्लानरिटी, दैट इज आपका जो सिस्टम है वो प्लानर होना चाहिए, आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लानर होना चाहिए। प्लानर तभी होगा जब सभी एटम्स जो है उनके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ठीक है। sp3 नहीं होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे रेजोनेंस होना चाहिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हर एक कार्बन पे वो डिलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन है जिससे आप बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो आपका है दिस इज योर पायरिडीन, हर एक को याद होना चाहिए, है ना। पायरिडीन एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इंपॉर्टेंट ये है दैट यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर जो ये लोन पेयर है इसको काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये प्लान में नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपका एरोमेटिक है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, पायरॉल कहते हैं, ठीक है, पायरॉल हम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको फ्यूरैन, ये है आपका पायरॉल, दिस वन है ना, इसको हम फ्यूरैन कहते हैं। ये जो आपका है दिस इज योर फ्यूरैन। तो फ्यूरैन भी एरोमेटिक है, राइट, पायरॉल भी एरोमेटिक है। देखो क्यों, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक ही लोन पेयर जो आपका है वो प्लान के अंदर होता है, मतलब रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है। दूसरा लोन पेयर जो है आउट ऑफ प्लान है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में होता है, कंजुगेशन में होता है, ठीक है। तो ये जो आपका पायरॉल है और फ्यूरैन जो है दोनों एरोमेटिक है। और सिमिलरली ये आपका जो थायोफिन है, थायोफिन जो है इट इज़ आल्सो यूर एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सल्फर के ऊपर जो 2 लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर जो है दैट इज इन कंजुगेशन जो प्लान के अंदर होता है। यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा लोन पेयर जो है दैट्स आउट ऑफ प्लान, दैट विल नॉट टेक पार्ट इन डिलोकलाइजेशन, ठीक। दूसरा लोन पेयर जो है दैट विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए थे और आपको बताना था कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, रीज़न आपको बताना है कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट पे दिया गया एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन को देख लो, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो sp3 नॉन प्लानर होता है, ये कैसे प्लान में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा, हर एक कार्बन जो है वो sp2 होना चाहिए तब कंप्लीट कंजुगेशन पॉसिबल है। अदरवाइज इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर ये एरोमेटिक आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। अब देख लो सेम रीज़न यहाँ पे भी, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं
इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। बाकी जो कार्बन्स है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दूसरा जो है इसमें सिर्फ 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका एरोमेटिक नहीं होता है, या तो 2 होने चाहिए या तो 6 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड आपका, इसमें देख लो 2 2 4 2 6 to 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या एरोमेटिक होता है? ये तो हकल रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, ये आपका एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर आप और कंपाउंड्स देखना चाहते हो कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट्स एडिशन ऑफ HBr। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। टू प्रोपीन, यहाँ पे बनता है 2 ब्रोमोप्रोपैन, ठीक है। वाइल इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे तो तब बनता है आपका 1 ब्रोमोप्रोपैन। तो आपको एक्सप्लेन करना और इसका मैकेनिज्म आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली MK रूल है ना, मार्कोनिकॉस रूल एंड एंटी MK रूल, ठीक है। एंटी MK रूल दैट इज एंटी मार्कोनिकॉस रूल जो है वो आपको डिटेल में याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया है ऑलरेडी, इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखो पहला जो है दैट इज़ MK रूल है ना, मार्कोनिकॉस एडिशन। देखो क्या होता है, अगर ये आपके पास है प्रोपीन, ठीक है ना, और इसको आप HBr ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पेरोक्साइड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे MK रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉस रूल। वो क्या बता रहा है? दैट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, या इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेडम। कौन सा पॉजिटिव पार्ट है? H पॉजिटिव है ना, क्योंकि Br पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये है आपका पॉजिटिव पार्ट। इट गोज टू दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये H पॉजिटिव जो है इस कार्बन को देंगे, और जो ये Br नेगेटिव है ये किस कार्बन को देंगे? दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है दैट्स योर 2 ब्रोमोप्रोपैन, ठीक है। ये है MK रूल। तो इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स में इंपॉर्टेंट। देखो ये X है यहाँ पे, मतलब HBr, तो ये इसके आयॉन्स है। H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा इस अल्कीन पे, दैट्स प्रोपीन पे। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ये देख लो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी है ना, तो लेस स्टेबल है। और अगर ये H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव अगर मैं इस कार्बन को दे रहा हूँ, इस वाले कार्बन को, ठीक है, और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसी पे आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, बीच वाले कार्बन पे। मतलब कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनाएगा ना मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट जो है ये है आपका, दैट्स योर 2 ब्रोमोप्रोपैन, राइट। तो देख लो यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसी पे अब Br नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा, और फाइनली आपको बनेगा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपैन। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू MK रूल, है ना, मार्कोनिकॉस एडिशन। इसको आप याद भी रखेंगे, ये क्या बता रहा है इसका स्टेटमेंट, और इसका मैकेनिज्म आप याद रखेंगे, ठीक है। और HBr ही दिखाता है एंटी MK रूल, वो आगे देखेंगे हम। ये था मार्कोनिकॉस एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन, दैट इज एक्चुअली नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। और ये एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको याद रखेंगे दैट इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी। इट्स आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इट्स आल्सो नोन एज खराश इफेक्ट, इट्स आल्सो नोन एज खराश इफेक्ट, क्योंकि इसी ने इसको दिया था, ठीक है। और इट्स नोन एज एंटी MK रूल, एंटी MK रूल, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है। तो इसका अपोजिट है, MK रूल का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो पहले ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसकी होमोलिसिस होगी, होमोलिटिक फिशन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजोइल फ्री रेडिकल, और फिर एक्चुअली फाइनली यहाँ पे मिलेगा आपका फिनाइल फ्री रेडिकल, C6H5 फ्री रेडिकल, और ये HBr के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे बन जाएगा Br फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब देखो Br फ्री रेडिकल जो है ये इस पे जब अल्कीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन लेंगे, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये जो फ्री रेडिकल बना ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो ज़्यादा स्टेबल है ना। अब देखो अगर यही जो आपका है यहाँ पे Br जो है, लेट्स से यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी थी, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ CH3 उसके बाद CH और Br यहाँ पे अटैक करता, फिर जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा दैट विल बी दिस वन। और ये कौन सा फ्री रेडिकल है? प्राइमरी। ये तो लेस स्टेबल है ना, तो लेस स्टेबल
जो है इससे मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो मोर स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जो है इसी पे फिर अगेन HBr रिएक्ट करके यहाँ पे H आ जाएगा, H फ्री रेडिकल, ठीक है, वो इसके साथ बॉन्ड बना के बनाएगा CH2। तो ये आपका फाइनली बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपैन। सो 1 ब्रोमोप्रोपैन जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा 1 ब्रोमो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसका रीज़न रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है दैट यहाँ पे वाई ओनली HBr शोज़ anti-MK रूल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट मैं यहाँ पे इसको पहले रब कर लेता हूँ। देखो ये जो HBr है सिर्फ यही आपका दिखाता है anti-MK रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही दिखाएगा आपका पेरोक्साइड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो क्यों HCl क्यों नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाता है, ठीक है, HIB नहीं दिखाता है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि HCl जो है, देखो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद HCl आ जाएगा, उसके बाद HBr आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो एक रीज़न ये है कि यहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी सेम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फ्री रेडिकल यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे वीक है मतलब यहाँ पे इजीली फ्री रेडिकल बनता है, पर यहाँ तो और ज़्यादा वीक है, यहाँ तो फ्री रेडिकल इजीली बनता है, फिर ये क्यों नहीं दिखाता है anti-MK रूल। तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, एक्चुअली ये जो HI है यहाँ पे आपको मिल जाएगा आयोडीन फ्री रेडिकल, ठीक है, पर जब वो प्रोडक्ट बनाता है इसके साथ, ठीक है, जब आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, लेट्स से ये RI है अल्काइल हैलाइड, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन जो है एक्चुअली वो रिवर्सिबल है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट इज़ एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको आप याद रखेंगे, इट्स ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये इसको फर्दर रिड्यूस करता है, यहाँ पे फिर से आपको मिलेगा again RH and you will get the I2। तो that is why HIB peroxide effect जो है नहीं दिखाता, only HBr shows। दूसरा रीज़न जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक्चुअली यहाँ पे जब आपका HI होता है, ठीक है ना, जब आपका आयोडाइड फ्री रेडिकल होता है और ये जब रिएक्ट करेगा इस प्रोपीन के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ही ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो ही ये फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसको दिखाएंगे CH2 उसके बाद CH, इस पर फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो दैट्स वाई यूजुअली फेवरेबल नहीं होता है, इसके लिए एनर्जी हमें बहुत लगती है, एंडोथर्मिक है। बाकी जब ये Br फ्री रेडिकल होगा उस वक्त रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जब हम HCl की बात करते हैं तो HCl जो ही अटैक करता है इस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के साथ, जस्ट लाइक दिस, अगर यहाँ पे दिखाएंगे ये CH फ्री रेडिकल है, उसके बाद CH3, तो ये जो रिएक्शन होती है ये भी है एंडोथर्मिक। सो दैट इज़ वाई मैंने अभी बताया दैट एंडोथर्मिक के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो दैट्स वाई यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं होता है, इट्स नॉट फेवर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे दैट ओनली HBr शोज द anti-MK रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डिस्कस एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट बनाया है, यहाँ पे बस इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्कीन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इसकी एडिशन रिएक्शंस है। तो फर्स्ट इज़ हैलोजिनेशन। देखो कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, ठीक है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स से वाटर सॉल्वेंट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर इसको कहा जाता है। तब क्या होता है, ब्रोमीन वाटर जो है इट इज़ हैविंग कलर येलोविश ब्राउन कलर, है ना, येलोविश ब्राउन कलर। तो इसका ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो इट्स यूज्ड एज योर अनसैचुरेशन टेस्ट। ये हर एक को याद होना चाहिए, अनसैचुरेशन टेस्ट। जब भी आपको कंफर्म करना होगा कौन सा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप ब्रोमीन वाटर का यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, मतलब या तो अल्कीन हो सकता है या अल्काइन हो सकता है, पर अल्केन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिलता है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड हम किसको कहते हैं, जब दो हैलोजन एटम्स जो है दे आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स 1-2 पोजिशन। विसिनल फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, अनसैचुरेशन टेस्ट को आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करना है, सिंपली एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को H देंगे और दूसरे को हैलोजन देंगे, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो फिर MK रूल का यूज़ करेंगे, मार्कोनी-काउस रूल है ना,
एम के रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे दैट वाटर का एडिशन है ना, यहाँ पे भी सेम एक कार्बन को हाइड्रोजन देंगे और दूसरे को OH देंगे, तो यहाँ पे अल्कोहल मिलता है एज प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स हाइड्रोजनेशन। देखो ये जो है हेलोजिनेशन, ये जो है इट इज़ जस्ट योर हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। और ये जो है इट इज़ हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, इट इज़ हाइड्रोजनेशन। टर्म्स को याद रखेंगे, ये हाइड्रेशन है और ये जो है इट इज़ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का और अल्केन बन जाएगा, है ना, अल्केन बन जाएगा। अनसैचुरेटेड से आपका बन जाएगा सैचुरेटेड वन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है और ये हर एक को आनी भी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे किसी वक्त हॉट्स क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो अगर ये आपका है प्रोपीन, इसको आप करवा रहे हैं क्लोरिनेशन, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 774 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे 2 हैलोजन आपने दे दिए, टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, मतलब विसिनल डाइहैलाइड आप बनाएंगे, इसको एक क्लोरीन देंगे और इसको एक क्लोरीन, पर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो इस हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता है, यहाँ पे आ जाता है इस कार्बन पे क्लोरीन। तो ये एक्चुअली है एलाइलिक हैलोजिनेशन, इसको आप नोट डाउन करेंगे, एलाइलिक क्लोरिनेशन। यहाँ पे क्लोरीन हमने ऐड किया, एलाइलिक क्लोरिनेशन। तो ये एक्चुअली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, और जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है वो एलाइल फ्री रेडिकल बनता है। एलाइल फ्री रेडिकल ऐसे होता है, यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे, ये आपका यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे और इलेक्ट्रॉन, ये आपका एलाइल फ्री रेडिकल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे दैट ड्यू टू रेजोनेंस एलाइलिक फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा, यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये एक्सेप्शन आप याद रख सकते हैं, ये हॉट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्काइंस के, है ना, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो सेम पहले हाइड्रोजनेशन, देखो पहले ये आपका अल्काइन था तो पहले बनेगा अल्कीन, और अल्कीन के बाद अगर फर्दर इस यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हम करवा रहे हैं, फर्दर H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा तो अल्केन फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको अल्काइन से सिर्फ अल्कीन ही बनाना है तब हम लिंडलॉर्स कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। लिंडलॉर्स कैटलिस्ट हर एक को याद होना चाहिए, ठीक है। तब हम पैलेडियम, ठीक है, सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड इट इज़ पॉइजनड बाय सल्फर और क्विनोलिन, इसको कहा जाता है, ये जो पूरा मिक्सचर है क्विनोलिन, ठीक है ना, क्विनोलिन ये यूज़ होता है एज पॉइजन, क्विनोलिन और सल्फर। ये रिएक्शन को बाद में स्टॉप करता है ओनली एट अल्कीन स्टेज, इसको आप याद रखेंगे, लिंडलॉर्स कैटलिस्ट, ठीक है। और दूसरा भी है दैट इज़ द ब्रिज रिडक्शन, ये भी हर एक को याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रिज रिडक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं, जो आपका ये अल्काइन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कीन सिंपली बाय ट्रीटिंग विद सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया से आप अल्काइन से बना सकते हैं अल्कीन। पर इंपॉर्टेंट ये है जब ब्रिज रिडक्शन होगा तब बनता है ट्रांस अल्कीन, ठीक है, ट्रांस अल्कीन, ये आपने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और जब लिंडलॉर्स कैटलिस्ट होता है तब बनता है सिस अल्कीन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपको सिर्फ अल्काइन से बनाना है अल्कीन, मतलब अल्केन नहीं बनना चाहिए, तब आप लिंडलॉर्स कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं या ब्रिज रिडक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन, देखो पहले एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये बन जाएगा जस्ट लाइक दिस, उसके बाद नेक्स्ट अभी भी डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो फर्दर एडिशन होगा तो फाइनली बनेगा यहाँ पे टेट्राब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज योर एडिशन ऑफ HBr, दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो पहले एक मॉलिक्यूल ऐड होगा उसके बाद दूसरा भी, ठीक है, क्योंकि अभी भी पाई बॉन्ड है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट यही है, जब अल्काइन आपको दिया गया होगा तो आपको रिएक्शन 2 बार करवानी है, मतलब तब तक करवानी है जब तक न सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब तक न ये सैचुरेटेड बन जाएगा। तो ये जो डाइहैलाइड यहाँ पे बना इसको हम कहते हैं जिमिनल डाइहैलाइड, इसको नोट डाउन करेंगे, दिस इज योर जिमिनल डाइहैलाइड, इंपॉर्टेंट। एक था विसिनल, है ना, जब 1-2 पोजीशन पे दोनों हैलोजन्स होंगे, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 Br है ये एक ही कार्बन पे है, तो इसको हम जिमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अल्काइंस की। देखो क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे वाटर ऐड करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4, तो देखो पहले इनॉल बनता है, तो इसकी क्या होगी
टॉटोमेरिज्म होगी ना, तो इनॉल की टॉटोमेरिज्म होके यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज जस्ट योर हेयर कीटोन, ठीक है, कीटोन बन जाता है। सिंपली कैसे आप याद रखेंगे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये जो आपका H है, ये वाला H, ये आप दे देंगे इस कार्बन को, ये था CH2, अब ये बन जाएगा CH3, है ना, और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये आप यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा अल्काइन होगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये थे एडिशन रिएक्शंस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ जस्ट ड्रा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दैट इज़ योर साहॉर्स एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन। देखो ईथेन के दो कन्फर्मर होते हैं, एक होता है इक्लिप्सिड फॉर्म, है ना, इक्लिप्सिड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है स्टैगर्ड। ये दो होते हैं कन्फर्मर्स किसके, ईथेन के, ठीक है। और बीच में भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम स्क्यू फॉर्मर्स कहते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट इज़ ओनली द इक्लिप्सिड एंड द स्टैगर्ड। तो इनके प्रोजेक्शंस आपको आने चाहिए, साहॉर्स में भी दिखाना और न्यूमैन्स में भी आपको आना चाहिए दिखाना। तो यहाँ पे दिए गए हैं, बस इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखेंगे और ट्राई करेंगे, इनको बनाना आना चाहिए। देखो साहॉर्स में ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये इक्लिप्सिड है, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको अगर मैं HA लिख रहा हूँ और ये भी आपका HA है, तो ये एक ही डायरेक्शन में है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, 0 डिग्री, है ना। ये हमने देखा भी है MCQs में, दैट जो आपका इक्लिप्सिड फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें डायहेड्रल एंगल जो है दैट इज 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको HA कह रहा हूँ और ये आपका HA है, तो कैसे है, ये अपोजिट है ना, 180 डिग्री एंगल है यहाँ पे, अपोजिट है, तो ये आपका स्टैगर्ड है। सो दिस इज़ योर स्टैगर्ड फॉर्म, और ये जो आपका है इक्लिप्सिड फॉर्म है। अब देखो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में कैसे दिखाएंगे, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में एक जो पहला कार्बन है, फ्रंट कार्बन, उसको हम डॉट से दिखाते हैं और इस पे 3 हाइड्रोजन है, और बैक कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ये इक्लिप्सिड है, 0 डिग्री एंगल है यहाँ पे, ठीक है, डायहेड्रल एंगल, तो ये इक्लिप्सिड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज दिस इज योर HA, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं HA और HA जो है 2 कार्बन एटम्स पे जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल है इनके दरमियान, ठीक है। तो ये आपका है स्टैगर्ड। तो इंपॉर्टेंट ये है, स्टेबिलिटी आपकी पूछी जाती है, तो इन 2 कन्फर्मर्स में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप याद रखेंगे दैट स्टैगर्ड जो है इट्स मोर स्टेबल देन इक्लिप्सिड वन, ठीक है। इक्लिप्सिड से ज़्यादा स्टैगर्ड जो है वो स्टेबल होता है। अब अगर आपको पूछा जाता है एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो अपोजिट है ना, इक्लिप्सिड जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है स्टैगर्ड से, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो किसी वक्त आपके सिलेबस में सिर्फ ईथेन के ही कन्फर्मर्स है, तो बस इनको ही अच्छे से याद रखेंगे, पर किसी वक्त ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है ब्यूटेन के कन्फर्मर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो ये भी हमने MCQs में डिस्कस किया हुआ है, एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद गॉच होता है, यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो ब्यूटेन जो है इसके 4 कन्फर्मर्स है यहाँ पे। एंटी जो है आपका, एंटी ये आपका है स्टैगर्ड वन, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्लिप्सिड है, ये तो ऑलरेडी दिखाया गया इक्लिप्सिड, ठीक है। ये भी आपका है गॉच जो है, इट्स आल्सो योर स्टैगर्ड, पर डिफरेंस रहेगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंटी में 2 मिथाइल ग्रुप जो है 180 डिग्री एंगल पे है, और यहाँ पे जो आपका गॉच है 60 डिग्री एंगल पे है 2 मिथाइल ग्रुप्स। और ये जो फुली इक्लिप्सिड है, ये एक्चुअली फुली इक्लिप्सिड, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है बिटवीन द 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, टॉर्शनल स्ट्रैंड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आपका होता है वो होता है एंटी, उसके बाद आपका होता है गॉच, ठीक है, गॉच फॉर्म, और उसके बाद जो है दैट इज़ योर पार्शियली इक्लिप्सिड। पार्शियली इक्लिप्सिड कहाँ पे है, ये है आपका पार्शियली इक्लिप्सिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं द 2 मिथाइल ग्रुप्स जो है दूर है, 120 डिग्री एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे 0 डिग्री। तो उसके बाद फुली इक्लिप्सिड जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी होता है, ये हमने MCQs में भी देखा है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ ब्रीफली डिस्कस व्हाट रिएक्शन एंड कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो देख लो व्हाट्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट्स रिएक्शन जो है इसमें सिंपली आप याद रखेंगे, व्हाट्स रिएक्शन जो है इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ। एक्चुअली दिस इज द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में ये रिएक्शन आती है व्हाट्स रिएक्शन। तो सिंपली आप याद रखना है आपको दैट अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के हमने ले लिया, सोडियम के साथ ट्रीट किया, सोडियम जो है इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे
और यहाँ पे सोडियम हैलाइड जो है बाहर निकलता है एज बाय प्रोडक्ट और आपको मिलता है अल्केन। ठीक है, तो इसको हम वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आप खुद प्रोडक्ट बता सकते हैं। जैसे अगर आपको ये दिया गया क्लोरोईथेन है सोडियम के साथ और ऐसे आपको दिखाया जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछा जाएगा। आपको दो मॉलिक्यूल्स नहीं देंगे, वो तो आपको खुद समझना है दैट वर्ड्स रिएक्शन में वी टेक द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो दूसरा भी यहाँ से लेंगे है ना, Cl, उसके बाद CH2 एंड CH3। तो कौन सा अल्केन यहाँ पे बनेगा, सिंपली ट्वाइस लेंगे Na और यहाँ पे NaCl को बाहर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन बन जाएगा अल्केन। अब यहाँ पे बता दो, यहाँ पे भी क्या करना है, बस आपको दूसरा मॉलिक्यूल खुद लेना है दैट इज Br और यहाँ से ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे NaBr जो है इसको आप बाहर निकालेंगे। अब वहाँ पे जो बचा दैट इज़ जस्ट लाइक दिस, ये बनेगा आपका। इसका IUPAC नाम आपको आना चाहिए। देखो कैसे देंगे इसका IUPAC नाम 1 2 3 एंड 4। तो ये है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल आपको सेम लेना है ऐसे ही। ठीक है, जस्ट लाइक दिस और आपको NaCl बाहर निकालना है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस कि 2 साइक्लोप्रोपाइल जो है ऐसे आपको कंबाइन करने हैं। ठीक है, तो इसको बाय साइक्लोप्रोपेन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये है वर्ड्स रिएक्शन। पर वर्ड्स रिएक्शन जो है इसकी लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन ये है कि एक तो मीथेन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आप सिर्फ क्या प्रिपेयर यहाँ पे करते हैं, कौन से अल्केन सिमेट्रिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इवन नंबर ऑफ। अब किसी वक्त आपको यहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैट वर्ड्स रिएक्शन से हम क्यों नहीं बना सकते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स क्यों नहीं बना सकते हैं। Words reaction is actually not preferred for the preparation of alkane with odd number of carbon atoms. Why? देखो एक्चुअली ऐसा है, अगर आप यहाँ पे let's say we are taking two different alkyl halides। अगर हमारे पास ये CH3Br है, ये एक alkyl halide हमने ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ दूसरे alkyl halide के साथ, यहाँ पे डिफरेंट ले रहा हूँ दैट इज लेट्स से ब्रोमोईथेन ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप बना सकते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन, पर इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कितने बन जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो ये जो मॉलिक्यूल है अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा प्रोडक्ट दैट सेल्फ। ठीक है, और ये भी बनाएगा सेल्फ। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक है सेल्फ, ठीक है, दूसरा भी है सेल्फ, ठीक है, और तीसरा जो है दैट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइनली बताऊंगा जो प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो प्रोपेन भी यहाँ पे बन सकता है, ब्यूटेन भी यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे आपका ईथेन भी बन सकता है। ठीक है, ईथेन कब बनेगा, जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, किसके, ब्रोमोमीथेन के। और ये प्रोपेन कब बनेगा, जब आप लेंगे ब्रोमोमीथेन एंड दिस ब्रोमोईथेन। और ये ब्यूटेन कब बनेगा, जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स दैट इज दिस वन सेल्फ एंड क्रॉस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दैट इज वाई अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बने एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इंडिविजुअल हैलाइड्स। यहाँ पे ये जो आपके प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है ना, ये जो अल्केन्स आपके यहाँ पे बन गए, इनको सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मीथेन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं वर्ड्स रिएक्शन से। नेक्स्ट इज कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस जो है, कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है। इससे आप अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइन भी। तीनों रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है और ये इलेक्ट्रोलिसिस आपने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, यू जस्ट टेक द सोडियम, यू जस्ट टेक द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये सोडियम एसिटेट है, ठीक है ना, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, एक्वस मीडियम में लिया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर लिया जाता है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, है ना। एनोड इसके अंदर होता है, कैथोड इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, और रिडक्शन होगी। ठीक है, एनोड पे यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड जो है वहाँ पे आपका रिडक्शन होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तो बन गया आपका अल्केन, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है। ये अल्केन कहाँ पे बनता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दैट दिस अल्केन इट्स फॉर्मड एट एनोड। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, ये कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, कैथोड पे ये लिबरेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। एक्चुअली क्या होगा, जो ही आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर इसको लेते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये आपका आयन देगा, कौन सा आयन, CH3CO नेगेटिव, ये एसिटेट आयन। और एसिटेट आयन जो है नेगेटिवली चार्जड है और ये कहाँ जाएगा आपका,
ये आपका जाएगा एनोड पे, ठीक है। एनोड जो आपका होता है यहाँ पे पॉजिटिव पोल है, ठीक है। तो ये एनायन जो है इसी पे जाएगा पॉजिटिव पोल पे, ठीक है। वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा CH3CO, इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। अगर यहाँ पे 2 हम ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्वाइस, ये जो है अनस्टेबल है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ये CO2 है बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो CH3 है वो कंबाइन होकर अल्केन बनाते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म भी है, अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे ये आपका था सोडियम एसिटेट, दूसरा जो है दिस इज जस्ट योर पोटेशियम सक्सेनेट, है ना। पोटेशियम सक्सेनेट जो है इससे आप बना सकते हैं अल्कीन भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इलेक्ट्रोलिसिस है। यहाँ पे भी ये जो आपका अल्कीन है कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। ये जो हाइड्रोजन गैस है कहाँ पे लिबरेट होता है, कैथोड पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज यूर जस्ट योर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है ना। मैलिक एसिड, देखो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आइसोमर्स है। पहले यहाँ पे भी याद रखेंगे दैट ये जो अल्काइन है ये आपका एनोड पे मिलेगा, हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मैलिक एसिड है ये होता है, ये किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये है सिस आइसोमर है। और इसका जो ट्रांस होता है उसको हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। ट्रांस इज जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे दिखा सकते हैं हम C++, ठीक है। और यहाँ पे COOH, ठीक है। और यहाँ पे भी COO and H, और यहाँ पे H and H। तो ये भी क्या है, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। द 2 सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स दे आर ऑन द अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस है। तो इस ट्रांस वाले आइसोमर को हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसको नोट डाउन करेंगे सभी, फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड की फॉर्मूला सेम है, बस मैलिक एसिड जो है यहाँ पे दोनों ये जो COH जो होंगे दे विल बी ऑन द सेम साइड, या जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो याद रखेंगे मैलिक एसिड इज सिस एंड फ्यूमेरिक एसिड जो होता है आपका ट्रांस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज डिस्कस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन विद, देखो बेयर्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड विद हॉट KMnO4। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका, हाँ पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमें देखनी है, ठीक है। तो देख लो अगर आपके पास है लेट्स से ये आपका अल्कीन है, प्रोपीन है, ठीक है। और इसको हम बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। देखो बेयर्स रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बेयर्स रिएजेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले सभी याद रखेंगे बेयर्स रिएजेंट क्या है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। बेयर्स रिएजेंट जो है इट इज़ जस्ट योर कोल्ड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कोल्ड अल्कलाइन सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे वाटर भी होगा, एक्वस है ये, ठीक है ना। कोल्ड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। और इसका कलर जो होता है दैट इज जस्ट योर पिंक कलर। और यहाँ पे भी इट इज़ यूज्ड एज योर अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट, अगर यहाँ पे पिंक कलर डिस्चार्ज होता है जो ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, दैट इंडिकेट्स दैट ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपने याद रखा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, तो वैसे आप इसको भी याद रखेंगे। बेयर्स रिएजेंट जो है इट्स यूज्ड एज योर अनसैचुरेशन टेस्ट। यहाँ पे पिंक कलर डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे बन जाता है ब्राउन PPT। पिंक कलर नहीं रहेगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, ब्राउन PPT। और ये किसकी वजह से आता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये भी आप याद रखेंगे, किसी वक्त पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या बनता है, सिंपली ग्लाइकॉल बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इन पे 2 OH आप लगाएंगे तो इसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। जैसे ये है इसका अगर हम IUPAC नाम देंगे तो क्या नाम देंगे इसका, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3। ये है आपका प्रोपैन 1,2 डायोल, ठीक है ना। डायोल्स बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दैट विद बेयर्स रिएजेंट वी गेट डायोल्स, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है यहाँ पे कोल्ड होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए 300 केल्विन और इससे कम, इससे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉट KMnO4 होगा तब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब दिखाएंगे इसको दैट अगर हमारे पास हॉट KMnO4 होगा तब क्या होगा। तब आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपका ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। शॉर्ट में इसको हम ऐसे बताएंगे, अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके साथ एक अल्काइल अटैच्ड है, मतलब और है और दूसरा H है, एक अल्काइल है, तो ये कन्वर्ट होता है आपका किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज RCOH। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स जो है अटैच्ड है, तो ये आपका बन जाएगा कीटोन, जस्ट लाइक दिस, दैट इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना।
और C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाता है। बस ये इसके लिए ट्रिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है किसके लिए? फॉर हॉट KMnO4। अगर आप ले रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तब ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे बताएंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग CH3, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2। तो देख लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम ट्रीट करेंगे KMnO4 के साथ, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब हीट दिखाया गया है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ 2 H है, तो मतलब किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो ये बनाएगा CO2 एंड H2O, ठीक है। अब ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दिस वन, नेक्स्ट वन, दिस वन है ना, इट इज़ अटैच्ड विद 1 अल्काइल ग्रुप, है ना, एक है ना मिथाइल, तो ये बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COH। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर ये आपके पास है यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे CH है, उसके बाद CH3, तो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। देखो ये CH और यहाँ पे एक अल्काइल है, मतलब ये बन जाएगा CH3COH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH। और दूसरा जो है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो जब 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो कीटोन बनेगा ना, सो दैट मीन्स इट विल फॉर्म एसीटोन। ये बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ से भी CH3। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और बात आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ अगर आपका अल्काइन है, ठीक है ना, अगर आपका अल्काइन है और उसको आप बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तब क्या बनता है? तब डाइऊन बनता है। जैसे ये आपका अल्काइन है और इसको आपने बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो यहाँ पे डाइऊन बनता है, जस्ट लाइक दिस CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से C डबल बॉन्ड O एंड CH3, डाइऊन इज़ फॉर्मड, ठीक है। इसका IUPAC नेम हर एक को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, इट इज़ जस्ट यूर ब्यूटेन 2,3 डाइऊन, ठीक है ना। सो इट इज़ ब्यूटेन 2,3 डाइऊन, डाइवन, ठीक है ना, ब्यूटेन 2,3 डाइऊन। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो दैट इज एक्सप्लेन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है ना। तो देख लो, जब भी ऐसा होगा कि बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ये होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग, ठीक है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, रिंग एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग। जैसे यहाँ पे दिया गया है NH2 है आपके पास, ठीक है, जैसे NHR है, NR2 है, OR है, OH है, ठीक है, O नेगेटिव है, ये सभी जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है और ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ठीक है। तो मतलब जब भी ये रिंग पे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप, और आपको बताया जाता है कि इसकी हम क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, लेट्स से Cl पॉजिटिव के साथ इसको मैंने ट्रीट किया, तो यहाँ पे ये Cl पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पे या पैरा? तो बस यही है कि ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसको आप दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट आपको आना चाहिए बताना। जैसे यहाँ पे जो है ये OH था, अब एक बनेगा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और इसके साथ साथ आपका बनेगा पैरा प्रोडक्ट। तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं जब भी ऐसे ग्रुप्स जो है अटैच्ड होंगे बेंजीन के साथ। तो इन ग्रुप्स को याद रखेंगे और फिर आप कोई भी रिएक्शन खुद दिखा सकते हैं। जैसे क्लोरिनेशन मैंने दिखाया ये, फिर नाइट्रेशन आप दिखा सकते हैं, सल्फोनेशन जो रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस की, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप जो होता है वो आपका होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो भी होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग। आप लिख सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट रिंग डीएक्टिवेटिंग। ये रिंग को क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं, पर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे भी ऑर्थो एंड पैरा। ये आपके हैलोजन्स होते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। हैलोजन्स जो भी है एक्स से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब वहाँ पे भी 2 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, पर वो होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग। क्यों होते हैं? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I इफेक्ट की वजह से रिंग को ये डीएक्टिवेट करते हैं। फिर थर्ड तरह के ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, है ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो आपका होता है वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेटा, तो यहाँ पे दिखाए गए हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसे CN है, जैसे अल्डेहाइडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कीटोन है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, NR3 पॉजिटिव है, ये सभी है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इनको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है दैट हैलोजन्स जो है ये डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है।
हैलोजन्स के बगैर जितने भी है वो है आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जितने भी है वो आपके मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एंड ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, एंड देयर इज़ नो एनी एक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर। इसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एसिडिटी ऑफ अल्काइन से लिया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ये आपके कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। देखो एक है इथाइन, तो इथाइन आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा इथेन से, और ये ज़्यादा एसिडिक होगा इथाइन से। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो आपका इथाइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp में 50% s कैरेक्टर होता है, और s कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और आप याद रखेंगे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। शॉर्ट में इसको याद रखेंगे, ठीक है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका इथाइन, उसके बाद आपका आ जाएगा इथीन, ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा जस्ट यूर दिस अल्केन दैट इज़ यूर इथाइन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो है इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन, तो यहाँ पे भी सेम ऑर्डर, इथाइन सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद प्रोपाइन देन ब्यूटाइन, क्योंकि एक्चुअली इथाइन जो है इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोपाइन जो है इसमें एक ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ जस्ट लाइक दिस CH3 उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये जो ब्यूटाइन है इसमें तो कोई भी नहीं है ना, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस ब्यूटाइन, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद इथाइन, बेंजीन, एनहेक्सेन, तो ये भी सेम, इथाइन सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद एनहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे बेंजीन के अंदर sp2 है, और एनहेक्सेन में सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके साथ पूरा चैप्टर हमने रिवाइज़ किया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर कुछ और पढ़ना होगा तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें? आप पढ़ सकते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन की केक्यूल स्ट्रक्चर और इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथाइन, इथीन, इथेन आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी हमने पूरा रिवाइज़ किया, तो आप इतना ही प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड।